बंदे अस्पतालों का आखिर कौन दोषी है और कौन कसेगा लगाम। नमस्कार, इंडिया बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित और इंडिया बोले में आज सवाल महंगे इलाज से बीमार होती जनता से जुड़ा। बीते दिनों एक मासूम के इलाज के नाम पर गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल ने 16 लाख रुपए का बिल बना दिया। इलाज डेंगू का था, लिहाजा बिल पर इतनी रकम हैरान करने वाली थी। इस घटना ने देश की स्वास्थ्य सेवा की मौजूदा तस्वीर पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया। वैसे ये इकलौता मामला नहीं है। बीते एक दशक में करीब 5.5 करोड़ लोग सिर्फ महंगे इलाज के चलते गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, यानी हर दिन करीब 15,000 लोग। हालात इतने भयावह हैं कि तकरीबन 20% आबादी कर्ज लेकर अस्पताल का बिल चुकाने को मजबूर है। वैसे निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाने के मकसद से साल 2010 में एक विधेयक लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका विरोध हुआ। राज्यों की तरफ से दलीलें दी गईं, लेकिन ये अफसोस की स्थिति है कि राज्यों की तरफ से भी वो जरूरी सख्ती आज तक नहीं दिख सकी। सवाल ईमानदारी का है। वैसे सवाल ये भी कि दुनिया के करीब 50 मुल्कों की तरह भारतीयों को भी क्यों ना मिले मुफ्त इलाज। और ऐसे ही बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी हैं, आप महासचिव रह चुके हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक साहब जुड़ रहे हैं, आप दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर.के. कपूर साहब हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर्वोच्च अदालत में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पी.के. होता साहब, आप स्वास्थ्य सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में, लंबा अनुभव है। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए जनता जनार्दन मौजूद है इंडिया बोले में। और सवालों के क्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। डेंगू का इलाज, बच्ची की मौत और आया 16 लाख रुपए का बिल। जरा सोचिए, डेंगू के इलाज में सिर्फ दवाइयों का खर्च 4 लाख रुपए था। अस्पताल किस तरह लोगों को लूटते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 16 लाख के बिल का मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन मेडिकल खर्च को लेकर कई शिकायतें आ चुकी हैं। मामूली से इलाज के लिए आम जनता को लाखों का बिल थमा दिया जाता है। बढ़ते मेडिकल खर्च का असर कितना हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेडिकल खर्च के कारण 10 साल में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए। चिंता की बात यह है कि 80% भारतीय आबादी का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। वैसे देश में सरकारी स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है, सब जानते हैं। इसी मुद्दे पर न्यूज नेशन की रिपोर्ट पर अदालत भी संज्ञान ले चुकी है। सरकारी सेवा बदहाल है, वहीं प्राइवेट अस्पताल लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। पी.के. होता साहब, सबसे पहले आपसे ही समझने की कोशिश करूंगा। मैं आंकड़ा पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि बीते 10 साल में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए इस देश में, सिर्फ महंगे इलाज के कारण। हर दिन 15,000 औसतन। ये किस तरीके की स्थिति है हमारे यहाँ के स्वास्थ्य के ढांचे की, और क्या ऐसे ही हालात रहेंगे? जी, ये बार बार ये पब्लिक हेल्थ डेटा बोल के या बजट का 2% 3% बोल के हम दूसरे दिन भूल जाते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है और उसका आंसर क्या है। कि स्टैंडर्ड सर्विस एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, हाउ टू अचीव एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। आप ऊपर में कर रहे हैं और प्राइवेट में कर रहे हैं, और आप बजट को इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर प्राइवेट, जो मैं हॉस्पिटल्स बोल रहा हूँ, वो गवर्नमेंट के पैसा से नहीं बनेगा। गवर्नमेंट के पैसा 1/3 2/3 बैंक से आएगा। तो वायबिलिटी एस्टेब्लिश होकर वो हॉस्पिटल होगा, उससे वो पॉलिटिकल डिसीजन से इधर उधर कचरा हॉस्पिटल नहीं लगेंगे। जी, आप टाइम लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता 1500 करोड़ में किया हूँ 3 साल काम, इस पर 1500 करोड़ साल में खर्चा होगा। एक एम्स का 1500 करोड़ खर्च होगा, कोई पैसा नहीं। आप देखेंगे देश में चमत्कार चेंज आएगा, और उसके साथ मैनेजरियल रिवोल्यूशन भी जरूरत है। बिल्कुल, मैं आऊंगा पी.के. होता साहब आपके पास एक बार फिर। लेकिन ये जिस स्टैंडर्ड इलाज की बात यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर सैनी, अब वो व्यवस्था जब तक नहीं बनती है, क्या तब तक ये छूट मिल जाती है निजी अस्पतालों को कि आप 16 लाख रुपए का बिल भेज दें? देखिए, यहाँ पर मैं एक कॉमन मैन भी हूँ और एज ए डॉक्टर भी हूँ। कॉमन मैन, यदि मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, यदि मेरे को भी इतना खर्चा आता तो मैं भी नहीं उठा सकता। सवाल ये है कि क्या ये जायज़ है कि नहीं जायज़। जी, तो जैसा होता साहब ने कहा, स्टैंडर्ड सर्विस एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हमारे केसेस में, मेडिकल केसेस में स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक, जैसे आपने डेंगू का मरीज की बात किया, डेंगू का मरीज एक घर बैठ के भी ठीक हो सकता है, जिसमें शायद कोई भी खर्चा नहीं हो।
एक छोटे हॉस्पिटल में जाके खर्चा उसका हो सकता है, थोड़ा बहुत उसको दवाइयों की ज़रूरत है तो उसका शायद 5-6 हज़ार में खर्चा हो सकता है। लेकिन जब वो आईसीयू में जब एडमिट होता है तो उसका खर्चा एक नॉट कि डेंगू का खर्चा हो रहा है, उसमें एक आईसीयू का खर्चा है जिसको कि इंटेंसिव केयर यूनिट होती है उसका खर्चा होता है। तो इन सब का एक स्टैंडर्ड क्या प्रोटोकॉल होना है और उसमें स्टैंडर्ड कितना खर्चा आएगा ये बताना बहुत जरूरी है। एक बीच में एक थोड़ा सा हाँ स्टैंडर्ड, अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने एक निकाला कि आईसीयू का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। उस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में निकाला गया कि उसके आधार पर यह निकाला गया कि पर बेड का खर्चा क्या आएगा। कि वो देखा गया कि 40,000 रुपया यदि आप एक आईसीयू का बेड आप रखते हैं अपने हॉस्पिटल में, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ जो कि चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो चाहे प्राइवेट में हो, 40,000 रुपया पर डे का खर्चा है उस बेड को खर्चा, सिर्फ जिसमें कि उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। डॉक्टर मलिक, ईमानदारी से बताइएगा अपने अनुभव के आधार पर क्या इस तरीके की शिकायतें आती रही हैं आप लोगों के पास भी, जिसमें कहा जाता हो कि हाँ डॉक्टरों ने ज़्यादा पैसे वसूले हैं, अस्पताल ने ज़्यादा पैसे वसूले हैं और वो जो उनका आरोप होता है वो सही साबित होता है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं वो तरह तरह के कानूनी दायरे में आते हैं, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं और इंडियन मेडिकल काउंसिल है, इन सब के दायरे में आते हैं। अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं और उनके ऊपर डिसीजंस भी होते हैं। जहां तक ये 15 लाख के बिल की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये पूरे देश की स्थिति है। पिछले 10 साल का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। 15,000 लोग लगातार गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं महंगे इलाज के कारण। नहीं, वो बात सही है, लेकिन जैसे आपने 16 लाख की अगर बात कही है तो हमारे को एक सिर्फ जनरलाइज्ड करके इसको नहीं देखना चाहिए। हमारे को ये देखना चाहिए कि व्यक्ति विशेष और एक केस में कितने पैसे लगते हैं। अगर हम देखते हैं 100 मरीज जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका बिल एवरेज कितना बनता है। क्या ये किसी एक खास पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, जबकि मैं इस केस के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक वैसे आपको बात बता रहा हूं कि कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल की जस्टिफिकेशन हो गई कि 15 लाख रुपए बिल्कुल ठीक है। एक गरीब आदमी के लिए तो 1 लाख रुपए का भी बिल नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस देश में जीडीपी का सिर्फ 2 से 2.5% हेल्थ में जाता है, उस देश के अंदर हेल्थ की व्यवस्था सही नहीं हो सकती। उसकी वजह बताता हूँ आपको। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, यूके है, वहाँ पे जीडीपी 16% है और मैं आपको ये भी बता दूं वहां पे बीमारियां ना के बराबर हैं। वहां पर डेंगू नहीं होता, वहां टाइफाइड नहीं होता, वहां वाटर बॉर्न डिजीजेस नहीं होती, डायरिया से बच्चे नहीं मरते। कपूर साहब, अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि उसको लगे कि अस्पताल उसको ठग रहा है, लूट रहा है, कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? देखिए, कानूनी तौर पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें वो जा सकते हैं। वो 2 कारणों से जा सकते हैं। एक तो एक्सेसिव बिलिंग है तब भी जा सकते हैं, और अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है कुछ हुआ तो उसके कारण भी वो कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी भी बनती है, तो क्रिमिनल केस भी चल सकता है। अब देखिए, जो 16 लाख का बिल है, ये अगर ये कहा जाए था कि ये एक्सेप्शनल केस है, मैं इस बात को नहीं मानता। वो तो 16 लाख का बिल एक ऐसा केस जो कि पब्लिकेशन या न्यूज़ में आ गया तो पता चल गया। इसका मायने ये है कि कई और भी केसेस ऐसे होते होंगे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाना चाहिए। एक सख्त कानून की जरूरत है आपके हिसाब से। लेकिन जो यहाँ जनता मौजूद है, एक बार उनकी राय भी जान लेते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि निजी अस्पतालों में जो बिल है वो ज़रूरत से ज़्यादा वसूला जाता है? हाथ उठाकर आप बताइएगा जिनको लगता हो कि हाँ निजी अस्पताल लूटते हैं मरीजों को। ठीक है, तो एक तबका है जिसको ऐसा लगता है और सवालों को भी लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, जैसे डॉक्टर जो है अपने मनमाने ढंग से जो है कितना भी बिल जो है अपना या फीस जो लेते हैं, इसी हिसाब से फार्मेसी कंपनियां हैं, वो जो जेनरिक दवाई है उसकी कॉस्ट होगी 2 रुपये, वो अपने मनमाने ढंग से उसका जो कॉस्ट बढ़ा देते हैं, 500 रुपये कर देते हैं, 1000 रुपये। तो उनके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है कि एक मानक जो तय कर दिया जाए कि इतने ही रुपए लेने? कि जब सर ने बोला कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर हम ले सकते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ले सकते हैं तो ये कहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी कि मरीज मर जाता है उसके बाद में भी वहाँ पे मतलब एडमिट रखते हैं और उसके बाद में पैसे ऐड। आधार कार्ड लिंक हर एक चीज़ में कराया जाता है। अगर इस प्रकार से कोई सुविधा हो और इस प्रकार से किसी गरीब को हेल्प हो, इस प्रकार से कोई कानून बनाया जाए ताकि न 16 लाख देना पड़े, ताकि गरीब व्यक्ति उससे उनकी अगर जनधन योजना बनाए, खाता खुलवाए प्रधानमंत्री जी ने, तो हमें अच्छा लगा कि इनकी अच्छी व्यवस्था है। अगर मरीज के लिए, किसी गरीब के लिए अगर इस प्रकार से वो जोड़ दे लिंक से, जो अमीर है उससे आप लो, जो गरीब है उसी लिंक से आप चेक कर सकते।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकारी अस्पताल की फैसिलिटी ही अच्छी होगी तो लोग प्राइवेट में क्यों जाएंगे वहाँ का? बिल्कुल ये बुनियादी बात है। लेकिन मैं पहले होता साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जिस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की जाती है और बहुत लंबे समय से चर्चा की जा रही है, क्या आपको लगता है भारत जैसे देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसी कोई व्यवस्था एक बेहतर विकल्प हो सकती है? सर हो सकता है। मैं आपको बताया ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को परिव्यापक के लिए उसको सिर्फ गरीब रेखा के लोगों को मत रखिए, कंट्रीब्यूटरी करिए, सबसे एक दिन का प्रीमियम लीजिए। और आशा गांव में है, 10 लाख आशा है। और आज का जो मुद्दा आप लोग बोल रहे हैं, ये आई कॉम्प्लीमेंट न्यूज़ नेशन के, आप दोबारा इस गंभीर बात को छेड़ रहे हैं, लेकिन इसको सीरियसली लीजिए। हेल्थ रेगुलेटर, जैसे अर्बन डेवलपमेंट का रेगुलेटर आप लाए हैं गवर्नमेंट, वैसे हेल्थ रेगुलेटर स्टेट वाइज एंड सेंटर फॉर सेंट्रल हॉस्पिटल्स ऑल्सो, particularly starting with private hospitals, health regulator multiple discipline member रहे, judicial member रहे, administrator रहे और doctors भी रहे, ताकि वो कोई शिकायत आए तो उसको देख। लेकिन होता साहब माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूँ। 2010 में सरकार ने कोशिश की क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल लाने की, राज्यों की तरफ से भी विरोध किया गया और मेडिकल संगठनों की तरफ से भी विरोध किया गया। जी, मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग हेल्थ सेक्रेटरी था, उसके बाद 6 साल यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया, 3 साल अपने आप खर्च करके रिसर्च किया। डॉक्टर्स आर अनगवर्नेबल, दे आर गॉड लाइक पर्सन्स, आई एग्री, बट ग्रेजुअली एवरीबॉडी मस्ट कन्फर्म टू ए फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, वी आर ऑल अंडर रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल डॉक्टर सैनी जी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल जैसा एक सख्त कानून होना चाहिए जो निजी अस्पतालों पर भी निगरानी रखे, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और भी बड़े सारे एक्ट हैं, जैसे अभी बताया गया कि वहाँ यहाँ पर जिससे को भी लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में जा सकता है, सिविल कोर्ट में जा सकता है, क्रिमिनल कोर्ट में जा सकता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि पहले हम स्टैंडर्डाइज, जो हम बात कर रहे हैं कि जो कितना खर्चा होना चाहिए उसको हम स्टैंडर्डाइज कर लें। जो होता साहब भी वहाँ थे, सेक्रेटरी थे, तो क्या कितना खर्चा आता है, जब तक हम इस बात पर नहीं आएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मलिक, क्या इस तरीके के मामले संज्ञान में आते हैं जो सवाल यहाँ पर उठे कि ज़रूरत से ज़्यादा बिल बनाने की कोशिश की जाती है, जिसको आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है, जो दवा 2 रुपये की आ सकती है वो 20 रुपये की दी जाती है? देखिए, इसमें डिनाइल करने की कोई भी बात नहीं है, ब्लैक शीप्स हर प्रोफेशन में होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन जो है अच्छा नहीं रहता, ये एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि जब भी किसी डॉक्टर को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल को भयभीत करेंगे तो वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं दे पाएगा। कपूर साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं और आपसे समझना भी मैं चाहूंगा कि नीतियों के स्तर पर क्या कुछ और हो सकता है, क्या कुछ गुंजाइश बचती है? नहीं, हम एक यहाँ दूसरी ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं और जो सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एलोपैथिक सिस्टम इतना महंगा है कि अगर उसके अलावा मैंने खुद देखा है कि डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस होम्योपैथी से ठीक हुए हैं, हमारे मदर ठीक हुए हैं। नहीं, डेंगू चिकनगुनिया एक उदाहरण है, लेकिन देश में मेरे कहने का मतलब है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को इतनी एनकरेजमेंट नहीं दी जाती। डॉक्टर सैनी, एक चीज मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा जिसका जिक्र होता साहब बार बार कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर सरकारी अस्पतालों का ढांचा मजबूत हो जाए वो तब होगा जबकि सरकार बजट को बढ़ाए, तो ये नौबत ही ना आए जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक है। मैं यदि आंकड़े देखें, जैसे इंटरनेशनली भी देखें, जो जिनको हम संपन्न कहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, इनके जो 15 से 20% जो हेल्थ पे खर्च करते हैं। मैं भी बहुत खुशी से काम करना चाहूँगा सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने भी एक शपथ ली थी कि मुझे आम जनता की सेवा करनी है। हम बिल्कुल तैयार हैं इस काम में काम करने के लिए, लेकिन ये मुद्दा बनना चाहिए आम जनता का। एक बार हाथ खड़ा करके, कितने लोगों को ये लगता है कि आपके चुने हुए नेता सेहत के मोर्चे पर गंभीर नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, वो नहीं चाहते कि सेहत के मोर्चे पर हालात सुधरें? तो एक हिस्सा है ऐसा जिसको लगता है कि सेहत के मोर्चे पर नीति निर्माताओं को बहुत काम करना अभी बाकी है, खासकर सरकारों को, केंद्र को भी और राज्य को भी बजटीय आवंटन बढ़ाना होगा, उसके बाद ही ये स्थितियां सुधरेंगी कि कोई भी व्यक्ति निजी अस्पताल में ज़्यादा पैसा देने से बच सकेगा, हालात तभी बेहतर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने देश के स्वास्थ्य ढांचे से निजी अस्पतालों को बिल्कुल खारिज कर दें। सर, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।